नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीति काल का तुलनात्मक अध्ययन प्रकरण पर चर्चा करेंगे। मेरा संक्षिप्त परिचय नीचे है दिया गया है, आप देखिए स्क्रीन पर। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ बातें जान लें जो कि इस प्रकरण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले रीति काल किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में वह काल जो 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत, या यूँ कहा जाए 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, का समय रीति काल कहलाता है। इस समय के कवियों को 3 वर्गों में हमने विभाजित किया था। पहला वर्ग था रीतिबद्ध कवियों का, दूसरा वर्ग था रीति मुक्त कवियों का, और तीसरा वर्ग था रीति सिद्ध कवियों का। इनकी हमने जानकारी दी थी, हम दोहरान करते हैं। रीतिबद्ध कवि जो काव्यांग निरूपक ग्रंथ लिखने की परंपरा वाले कवि थे, जिन्होंने लक्षण भी दिए अर्थात परिभाषाएं भी दी विभिन्न काव्यांगों की, और उनके उदाहरण भी दिए। ये रीतिबद्ध कवियों का वर्ग था। रीति मुक्त कवियों ने अपने मन की मौज का लिखा। रीति आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, रीति के बंधन में नहीं बंधे। और जो तीसरे थे रीति सिद्ध कवि, लिखते तो काव्यांग निरूपण और काव्यांगों की परंपरा के आधार पर थे, पर इन्होंने लक्षण परिभाषाएं ऐसे ग्रंथ नहीं बनाए, इन्होंने केवल उदाहरण प्रस्तुत किए, और वो भी बहुत ही समग्रता से भाव के साथ उदाहरण प्रस्तुत किए। रीतिबद्ध कवियों में मतीराम, चिंतामणि, पद्माकर आदि कई सारे कवि आते हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर जैसे कवि आते हैं। और रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम सर्वोपरि है। आइए अब हम जानते हैं कि रीति मुक्त कविता और रीतिबद्ध कविता में क्या मुख्य समानताएं हैं और क्या अंतर है। यहाँ आप देखते हैं तो पाते हैं कि हम रीति मुक्त और रीतिबद्ध काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि रीतिबद्ध काव्य क्या है। इसको मैंने बता दिया, फिर भी मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि ऐसा काव्य जो काव्यांग निरूपक ग्रंथ लिखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कविता के बाह्य पक्ष काव्यांग जैसे अलंकार, शब्द शक्ति, नक्सिक, नायिका भेद पर अत्यधिक ध्यान देता था। उदाहरण आपको दिखिए, चिंतामणि, मतीराम जी, भिखारी दास जी और पद्माकर आदि। रीतिमुक्त कवि का जो काव्य था वो ऐसा काव्य था जिसमें बाह्य पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष पर, मैं दोहरा रहा हूँ, भाव पक्ष पर ध्यान देकर स्वच्छंद प्रेम को भावपूर्ण उद्गारों में काव्यबद्ध किया। इनके उदाहरण हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये इनके उदाहरण हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने हुए हम इनकी समानताओं पर अर्थात रीतिबद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य की समानताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली समानता ये थी कि दोनों को परंपराओं से एक परिपुष्ट कार्य प्रणाली प्राप्त थी। अब आप इसको समझिए, परिपुष्ट कार्य प्रणाली का मतलब ये है कि रीति मुक्त परंपराएं भी थी और रीतिबद्ध परंपराएं भी थी। केशवदास से अगर आप परंपरा को शुरू करें तो केशवदास ने रीतिबद्ध परंपराएं शुरू की, तो केशवदास ने काफ़ी कुछ हद तक एक सिस्टम, एक तंत्र बना लिया था। इसी तरह से रीति मुक्त में श्रृंगार रस की कविताएं, और चाहे आप विभिन्न भक्त ले लो, और उसके बाद श्रृंगार रस की जो कविताएं थी विद्यापति से लेकर अब तक की, वो परंपरा भी इसमें थी।
दोनों के काव्य में अलंकार भेद देखिए, और दूसरी विशेषता क्या है, दोनों के काव्य में अलंकार भेद, उक्ति वैचित्र्य आदि बाह्य उपकरण मौजूद है। उक्ति वैचित्र्य अर्थात बात को टेढ़े ढंग से कहना जी था। अलंकारों के भेद भी थे, चाहे अनुप्रास हो चाहे उपमा हो, विभिन्न तरह के अलंकार इनके काव्यों में भरे पड़े हैं। दूसरा है, दोनों के काव्यों में श्रृंगार रस है, चाहे घनानंद ले लो, चाहे बोधा ले लो, आलम, ठाकुर, इनको ले लो, इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसैया नप बांक नहीं। देखिए घनानंद ने लिखा श्रृंगार रस की। तो ये श्रृंगार रस की कविताएं रीति मुक्त में भी थी तो रीतिबद्ध में भी थी। उदाहरण अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं, चाहे बिहारी की कविताएं ले लो, चाहे मतीराम, पद्माकर, इनकी कविताएं ले लो, इनमें भी श्रृंगार रस अधिक मात्रा में पाया जाता है। नक्शिक वर्णन, नक्शिक अर्थात नायिका के नाखूनों से लेकर उनके बालों तक, शिखाओं तक का वर्णन करना नक्शिक कहलाता है। इसी तरह से ऋतु वर्णन, ये नक्शिक, और ऋतु वर्णन में पूरे 12 मासों का वर्णन करना ऋतु वर्णन कहलाता है। तो श्रृंगार रस के परिप्रेक्ष्य में चाहे वियोग श्रृंगार हो चाहे संयोग श्रृंगार हो, ऋतु वर्णन और नक्शिक जैसे प्रयोग, जैसे संक्षिप्त प्रकरण दोनों के काव्य में मिलते हैं। दूसरा, इस काल के अगर छंदों की देखें तो घनानंद क्या लिखते हैं, कवित्त सवैया लिख सकते हैं। तो कवित्त सवैया पद्माकर भी लिखते हैं, कवित्त सवैया मतीराम और चिंतामणि भी लिखते हैं। तो कवित्त सवैया इस काल का जातीय छंद हो गया। दोहा भी है, दोहा भी मतीराम सत्सई लिखते हैं, इसी तरह से वृंद सत्सई है, इसी तरह से बिहारी सत्सई है। तो दोहा जो छंद है इसका प्रयोग सभी लोग खुले दिल से करते हैं। इसी तरह से छप्पे अर्थात 6 पदों वाले पदों की रचना की जाती है। अगली जो इनकी समानता आती है वह है दोनों के काव्य में गोपियाँ और राधा कृष्ण भाव को प्रकट करने के माध्यम बने। सीधे सीधे श्रृंगार रस का वर्णन करने की हिम्मत इनमें थी नहीं, तो ये क्या करते थे, चाहे रीतिबद्ध हो चाहे रीति मुक्त हो, राधा कृष्ण और गोपियों के माध्यम से श्रृंगार रस प्रकट करना इनके लिए बहुत आसान था। इसीलिए इन दोनों में गोपियों और राधा कृष्ण को भाव प्रकट करने का माध्यम बनाया। अगली जो विशेषता है वह चमत्कार प्रवृत्ति, चमत्कार पैदा करने की चाह। चाहे घनानंद हो, उसमें भी श्लेष अनुप्रास की अतिशयकता है। चाहे हम वीर रस के कवि भूषण को ले लें जो कि रीतिबद्ध कवि थे, एल फैल गैल फैल गगन की छेल रेल फैल, इस तरह की कविताएं चमत्कार प्रवृत्ति करने की चाह। तो अपने काव्य के द्वारा लोगों को चमत्कृत करना ये चाहते थे। दोनों प्रकार के कवि, चाहे मतीराम, चिंतामणि, पद्माकर, भिखारी दास और भी अन्य हजारों कवि हैं, ये सब राजा के दरबार। चाहे घनानंद देखो मीर मुंशी थे, बोधा, आलम, ठाकुर, ये भी किसी सामंती दरबार, राज दरबार में थे। तो दोनों प्रकार के कवि जो है सामंती वातावरण में पड़े थे। उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो रीतिबद्ध कवि में अगर हम देखें, अगर आप नज़र डालें तो जो केशव जी थे वो ओरछा नरेश के दरबार में थे, चिंतामणि भोसला मकरंद शाह के दरबार में थे, मतीराम अनेक राजाओं के दरबार में भटकते रहे, भूषण जी सोलंकी रुद्रदेव के दरबार में थे, और आजम शाह जो कवि थे वो राजा भोगीलाल के दरबार में थे। इसी तरह से अगर हम देखें रीति मुक्त कवियों में, तो रीति मुक्त कवियों में अगर आप देखें जो आलम थे वो मुअज्जम के दरबार में थे, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले एक मुग़ल बादशाह था उनके दरबार में थे, बोधा पन्ना के महाराणा के दरबार में थे, और ठाकुर विजावर के शासक के दरबार में थे। अगर हम रीति सिद्ध की भी बात कर लें, आओ रीति सिद्ध में अगर हम बात करें बिहारी की, तो बिहारी जो है जयपुर नरेश के दरबार में थे।
बहुत सरल है। यानी कि यहाँ चाहे रीति मुक्त हो, चाहे रीतिबद्ध हो, चाहे रीति सिद्ध हो, वे सभी सामंती वातावरण में पले बढ़े या सामंती वातावरण में रह रहे कवियों के काव्य से निकले। अब हम बात करते हैं आगे कि रीतिबुद्ध और रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य में अंतर क्या है। तो सबसे पहले एक बात निकलकर सामने आती है, जो सबसे पहला अंतर है और वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, वह है रीति मुक्त काव्य का भाव पक्ष। भाव पक्ष पर ध्यान दिया रीति मुक्त ने, फिर दोहरा रहा हूं, भाव पक्ष पर ध्यान दिया, जबकि रीतिबद्ध कवियों ने कला पक्ष पर ध्यान दिया। तो रीति मुक्त तो भाव पक्ष पर और रीतिबद्ध कला पक्ष पर ध्यान देता था। ये एक विशेष बात है। अब एक और देखिए, जो रीति मुक्त काव्य था उसकी एक विशेषता थी, समकालीन साहित्यिक परंपराओं के प्रति विद्रोह इसने किया। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। समकालीन साहित्यिक परंपराओं के प्रति विद्रोह और नैतिक मूल्यों के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण। अगला जो विषय है वो है नैतिक मूल्यों के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण, इनका उदाहरण था। अब कैसे देखिए, यही जो है वो कहते हैं, ठाकुर कवि कहते हैं, और ढेले से बनाए में मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। अर्थात जैसे मिट्टी के ढेले जैसे लोग कविताएं बना के ले आते हैं और लोगों ने क्या है, कविता करना खेल कर जाना। यानी कि इन्होंने लोगों को, जो दूसरे रीतिबद्ध कवि थे, उन सब रीतिबद्ध कवियों की उन्होंने विद्रोह बताया कि ये जो कविताएं, ये कविताएं स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये ढेले के समान है, बगैर भावना के ये कविताएं मिट्टी के ढेले के समान है। घनानंद खुद कहते हैं, लोग कवित्व बनावत, लोग कहते हैं कि भाई मैं कवित्व बनाए, पर मोही तो मोही कवित्व बनाए। अर्थात लोग कविताएं बना रहे हैं, कहते हैं मैं कविताएं बनाता हूँ, परंतु घनानंद क्या कहते हैं कि मुझे तो मेरी कविता मुझे बनाती है। ये घनानंद की बात थी। अब अगले अंतर पे हम बात करते हैं। देखिए, हमने दो अंतर देखे, एक तो भाव पक्ष कला पक्ष का अंतर देखा, दूसरा हमने परंपराओं का प्रति विद्रोह, रीतिबद्ध परंपराओं के साथ चले पर रीति मुक्त परंपराओं के प्रति विद्रोह किया, नैतिक मूल्यों के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखा। अगली जो विशेषता है वो है काव्य प्रयोजन, कि किस हद किसका क्या प्रयोजन था। तो अगर हम देखें तो रीतिबद्ध कवियों का प्रयोजन रहा है दरबार को खुश रखना, राजा को खुश रखना, जबकि रीति मुक्त का क्या प्रयोजन था कि हृदय की भावना व्यक्त करने, रीति ग्रंथों का निर्माण करने, नहीं कि भी लोग इससे शिक्षा लें, परिवलक्षण सीखें और रीतियां जाने, लोग काव्यांग जाने, लोग रस जाने, लोग अलंकार जाने। ये इनका उद्देश्य नहीं था, आचार्यत्व इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य अपने हृदय की मन की बात रखना, जो मन की बात रख दे ठीक है। अगली जो कविता उद्देश्य आता है वो आता है काव्य में जो है अधिक सहज प्रवाह है, भाषा का सहज प्रवाह अधिक है रीति मुक्त काव्य में। रस है, भाव है, तो रस भाव के साथ साथ सहज प्रवाह, भाषा बिल्कुल बिल्कुल द्रुत गति से चलती है और बहुत जल्दी समझा देती है। पर अगर यही रीतिबद्ध कवियों के कहें तो भाषा में अवरोध पैदा होता है, वहाँ भाव चमत्कार पैदा करने के प्रयास में ख़त्म हो जाते हैं या कम लगते हैं या कृत्रिम लगते हैं, परंतु यहाँ भाव सहज लगते हैं। अगली विशेषता है रीति मुक्त काव्य का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण। और क्या क्या था? रीति मुक्त काव्य जो है सूक्ष्म, अशरीरी, मानसिक और एकांतिकता, चाहे वो सामने वाला प्रेम करे न करे, उससे प्रेम करना, मानसिक रूप से प्रेम करना, शरीर की चाहना न करना, उसके शारीरिक सौंदर्य पर न जाकर मानसिक सौंदर्य पर, उसकी विशेषताओं पर जोर देना। जबकि रीतिबद्ध काव्य
प्रेम का स्थूल रूप प्रदर्शित करता था, वह भौतिक शरीर का, मानसर शरीर का और सार्वजनिक था, प्रदर्शन करता था और सार्वजनिक था। अब उदाहरण अगर देखें रीतिमुक्त कविते, अनुदिन माधव माधव रटियत राधा मेल का नाही। देखिए इसमें राधा जो है दिन भर माधव माधव का नाम ले रही है और राधा और कृष्ण का मेल हो रहा है। तो केवल नाम लेना है वैसे इसमें, अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा है कि केवल नाम के कारण ही प्रेम हो रहा है, कोई शारीरिक प्रेम नहीं इसमें बताया गया। जबकि अगर यही रीतिबद्ध काव्य लें, अगर आप देखें तो रीतिबद्ध में कहिए क्या है, देखिए रीतिबद्ध काव्य में आपके पास यहाँ पर आएगा, जो लहिए संग सजन तो धरक नरक हूँ की। अगर मेरे साथ सजन रहे तो मैं नरक भी बोलने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखिए इस तरह से रीतिमुक्त काव्य का प्रेम दृष्टिकोण सूक्ष्म था, जबकि रीतिबद्ध का स्थूल था, वह शरीर पर ज़्यादा ध्यान देता था। रीतिमुक्त काव्य में वियोग की अनुभूति थी, तो रीतिबद्ध काव्य में उदाहरण और काव्य शास्त्रीय अवस्था पर आधारित थे। रीतिमुक्त काव्य लोक कवियों के हृदय से प्रकट हुआ था, जो उनकी विरह की अवस्था थी उससे प्रकट हुआ था, तो जो भाषा का प्रवाह सहज होना है, भाव का प्रवाह सहज होना है। जबकि रीतिबद्ध केवल कोई एक अवस्था लेते थे कि ये लक्षण है और ये उदाहरण है, तो हमें उदाहरण बनाना है, तो उस उदाहरण के आधार पर ये लक्षण है, ये परिस्थितियाँ होनी चाहिए, तो एक कृत्रिमता उसमें आती थी। रीतिमुक्त प्रेम का मार्ग सीधा और सरल था, तो रीतिबद्ध कवियों में प्रेम को वक्रता और चातुर्य का वर्णन किया गया है। प्रेम को वक्रता था टेढ़ेपन के साथ, और चतुरता उसमें शामिल की गई है। तो रीतिमुक्त का तो सीधा सही, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जबकि रीतिबद्ध कवियों का मार्ग स्नेह और सीधा नहीं था, स्नेह का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा था। बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज, बहुत सारे मानसिक अवरोध बाधाएं इसमें थी। हमने कोशिश की है कि रीतिमुक्त और रीतिबद्ध काव्य में आपको अंतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।